वेलकम टू CGPSC मंथन। इस वीडियो में हम मेंस पेपर 7 के टॉपिक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत जो है सभी पॉसिबल क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है जो कि मेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। और ये वाला जो टॉपिक है वो निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भ्रष्टाचार से रिलेटेड यदि कोई भी निबंध आता है तो उसमें आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भ्रष्टाचार का परिभाषा। भ्रष्टाचार का मतलब होता है खराब नैतिक आचरण से। ठीक है, भ्रष्ट नैतिक आचरण से। इसमें जनरली हम लोग देखते हैं कि लोग इसका मतलब जो है रिश्वतखोरी को ही भ्रष्टाचार समझते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य, आचार व्यवहार जिसमें पारदर्शिता नहीं हो, जवाबदेहिता ना हो, संवेदनशीलता ना हो, वो सभी चीज़ें भ्रष्टाचार के अंतर्गत आती है। अब इसमें देखते हैं कि हम लोग लोक सेवक भ्रष्टाचार क्या है। लोक सेवक भ्रष्टाचार वह स्थिति होता है जिसमें लोक सेवक जो है अपना दायित्व का निर्वाह नहीं करता। जैसे कहीं कहीं वो अपने सत्ता का दुरुपयोग करता है, अतिरिक्त भुगतान की मांग करता है, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, अपने कार्यों में पारदर्शिता, संवेदनशीलता, जवाबदेहिता को नहीं बरतता, तो वो सारी श्रेणी जो है लोक सेवक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण क्या होते हैं। तो इसके कारणों को हम लोग अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण क्या है कि जब स्वतंत्रता के जस्ट बाद जब ब्रिटिश लोक सेवक जो है, सिविल सर्विसेज के लोग जो है, आधे लोग तो, कुछ लोग ब्रिटेन चले गए या फिर कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, उस टाइम जो है आपात भर्ती का करना पड़ गया लोक सेवकों का। तो उस समय जो है गुणवत्ता में लोक सेवकों की काफ़ी कमी देखने को मिलती है। इसके कारण जो है सिविल सेवकों का पहला वर्ग जो आया वही कम योग्य और कमजोर आया, जिसके कारण ये जो है एक सीरीज में चलता गया। जो जबकि हम लोग पहले देखते हैं जो कि स्वतंत्रता के पहले जो सिविल सेवक थे उसमें अनुशासन तो था ही, साथ में अपने कर्तव्य परायण भी थे वो लोग, अब ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार भी थे। लेकिन उसके बाद जब स्वतंत्रता के बाद जब भारत जो है आपात भर्ती किया, उस टाइम जो है गुणवत्ता में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई। ठीक है, फिर देखते हैं क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी क्या होता है? नेता और नौकरशाह का गठजोड़। ठीक है, आपने सुना होगा वो कहावत के, जो भी करते हैं नेता बाबू लाला और झोला मिलकर सब गठजोड़ से सब भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसा करके। ठीक है, तो इसमें अगला देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है? आपने सुना होगा नीड और ग्रीड। ये जो है ना, उपभोक्तावाद के दौर में लालच जो है जरूरत बन गया, और ज़रूरत जो है वो अगर इंसान की ज़रूरत को तो पूरा कर सकता है लेकिन लालच को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या है कि लोगों ने जो है भ्रष्टाचार का एक सामाजिक स्वीकरण कर लिया है कि ये तो होता ही है, इतना तो चलता ही है, इतना सब लोग करते हैं। तो एक सामाजिक जो स्वीकरण बन गया है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, कानूनी कारण। कानूनी कारण ये है कि कानूनी प्रक्रिया कमज़ोर है, न्यायिक प्रणाली इसमें कमज़ोर है, काफ़ी लंबा समय होता है, और जैसे भी इन अपराधों का जो जांच करता है वो नौकरशाही करते हैं। अगर वो भी भ्रष्ट निकले तो ऐसे में अपराधियों की बचने की प्रबल संभावना होती है। ठीक है, तो कानूनी कारण एक महत्वपूर्ण कारण। नैतिक कारण भी है। नैतिक इसमें ये हुआ है कि लोगों की नैतिकता काफ़ी गिर चुकी है। नेक्स्ट है याराना पूंजीवाद। याराना पूंजीवाद का मतलब ये होता है कि इलेक्शन के टाइम जो है व्यापारी वर्ग लोग जो है, बिजनेसमैन लोग जो हैं, नेताओं को फंडिंग देते हैं और उसके बाद फिर नेता लोग जो हैं उनके बिजनेस में हेल्प करते हैं। लाल फीताशाही का मतलब होता है सरकारी कार्यों में देरी। तो ये सारे जो हैं भ्रष्टाचार के महत्वपूर्ण कारण हैं। और क्षेत्र में देखते हैं कि अभी भारत सरकार के जो हर एक क्षेत्र है, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, सामाजिक, सभी क्षेत्रों में जो है भ्रष्टाचार जो है दीमक की तरह लटका हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं भ्रष्टाचार के प्रभाव। भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या हो? वैसे तो इसके नेगेटिव ही प्रभाव है, लेकिन अगर कहीं PSC पूछ दे कि पॉजिटिव प्रभाव क्या होता है तो उसमें भी एक आध पॉइंट तो लिख ही सकते हैं। जैसे कि ये जो है स्पीड मनी की तरह काम करता है, जो काम काज में तेजी लाता है। ठीक है, विकास को गति देता है। भ्रष्टाचार अधिकतर आप लोग देखोगे कि संबंधों को मजबूत बनाता है, इसमें चाटुकारिता होता है क्योंकि, और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है भ्रष्टाचार जो है।
ठीक, लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि व्यक्ति, समाज, देश को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। व्यक्ति अनैतिक, दुराचार, अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। समाज की जो छवि है और विकास है वो प्रभावित होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखते हैं इसमें विषमता आती है, समाज विषमता आ जाती है भ्रष्टाचार से। अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब होता जाता है। ठीक है, देश जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षति पहुंचता है इससे। ठीक, तो इसमें अब नेक्स्ट देखते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयास क्या हो सकते हैं। इन प्रयासों को हम लोग दो रूप में देख सकते हैं, सरकारी प्रयास और नागरिकों द्वारा प्रयास। तो सरकारी प्रयास में देखते हैं कानूनी और संस्थागत क्षेत्र में। कानूनी क्या है, जैसे कि अखिल भारतीय सेवा आचार नियम 1954, ठीक है, केंद्रीय सेवा आचार नियम 1955 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, ये सभी क्या है, कानूनी प्रयास है। संस्थागत क्षेत्र कौन से हैं, संस्थागत में जैसे कि न्यायाधिकरण का गठन करते हैं हम लोग, विभागीय शिकायत निवारण संस्था का गठन करते हैं, सीबीसी, सीबीआई, ईडी, प्रवर्तन निदेशालय जो है, ये सभी लोग जो है सरकारी ऐसी संस्थागत क्षेत्र हैं जो कि भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं नागरिकों द्वारा क्या प्रयास हो रहे हैं। नागरिकों द्वारा इसमें अगर कहीं नागरिक जागरूक हो तो एक नागरिक आंदोलन द्वारा जो है सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है कार्यवाही करे। जैसे कि आपने देखा था जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना आंदोलन जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हुआ था उस समय। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि अब जो है इस अधिनियम का विवरण और परिभाषाएं। तो इस अधिनियम को लाने का मुख्य उद्देश्य जो है भारत में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रभावी कानूनी ढांचे के रूप में इस अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही था कि भ्रष्टाचार के जितने भी सारे कानून और नियम हैं उसको एक इंटीग्रेट करके एक अधिनियम लाना। ये अधिनियम जो है 9 सितंबर 1988 को लागू हुआ। इसमें 5 अध्याय और 21 धाराएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि धारा 2 में सभी अधिनियम में ही धारा 2 में परिभाषाएं दी गई होती है। तो लोक सेवक कौन होते हैं, कोई भी व्यक्ति जो सरकार की सेवा के निर्वहन के एवज में फीस या पारिश्रमिक पाता है वो होता है क्या, लोक सेवक कहलाता है। ठीक, इसको प्रशासनिक अधिकारी भी कह सकते हैं। अब लोक सेवक के लोक कर्तव्य क्या होते हैं, इसको भी धारा 2 में बताया गया है। सरकार द्वारा प्रदत्त कोई भी कर्तव्य जो राज्य, समाज व जनता के हित में है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्या, लोक कर्तव्य। ठीक है, अब इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध होते हैं, उस भ्रष्टाचार होते हैं, उसके अंतर्गत अब कौन कौन से अपराधों को रखा गया है और उसमें दंड के क्या प्रावधान है, इसको 7, 8, 9 और 10 में बताया गया है। ठीक है, धारा 7 में ये बताया है कि अब लोक सेवक जो है अपने वेतन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य प्रकार का एक्स्ट्रा जो है भुगतान मांगता है या फिर धन मांगता है तो उसको अपराध माना जाएगा। ठीक है, इसको बताया गया धारा 7 में। धारा 8 में क्या बताया गया है कि लोक सेवक पर जो है भ्रष्ट या अवैध साधनों जैसे इनाम या उपहार के रूप में धनार्जन करना। धारा 9 में बताया गया है कि लोक सेवक पर सत्ता से दबाव डालना या फिर व्यक्तिगत रूप से असर डालने के लिए पारितोषण का लेना। पारितोषण मतलब होता है किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा धन या फिर एक्स्ट्रा मूल्यवान चीज। ठीक, अब धारा 8 और 9 इसके अंतर्गत अगर कोई अपराधी पाया जाता है तो उसको 3 साल से 7 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है और इसके अंतर्गत कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। ठीक है, अब धारा 10 में आते हैं। धारा 10 में यह बताया गया है कि लोक सेवक द्वारा धारा 8 और धारा 9 के अंतर्गत जो अपराध है उसके दुष्प्रेरण के लिए भी दंड दिया जाएगा। इस दुष्प्रेरण के लिए दंड क्या है, इस दुष्प्रेरण के लिए दंड है 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आपराधिक अवचार। आपराधिक अवचार शब्द जो है उसको एक भ्रष्ट आचरण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है कि सरकारी परिसंपत्ति का दुरुपयोग या फिर अपने खुद के हित में उसका उपयोग करना। ठीक है, या फिर अपनी स्थिति में जो है अपने रिश्तेदारों को सरकारी संपत्ति का या फिर अपने पद का दुरुपयोग करने देना। ठीक है, लोक सेवक के पद पर रहते हुए लोक रुचि के बिना किसी कार्य को निजी हित के लिए पूरा करना, आय से अधिक संपत्ति का अर्जन करना और उसका जो है ब्यौरा सरकार को ना दे पाना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं आपराधिक अवचार के अंतर्गत। ठीक है, इसके लिए क्या प्रावधान है, सजा का 4 से 10 वर्ष तक के सजा का प्रावधान है और जुर्माने का भी।
नेक्स्ट देखते हैं इसके अंतर्गत कि अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्टाचार से जुड़े जो मामले हैं उसका जांच जो है किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, धारा 17 में यही बताया गया है कि इन सब मामलों की जांच करने के लिए सरकार जो है अपने तरफ से एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। ठीक, धारा 18 में ये बताया गया है कि इन अधिकारियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत इनको अधिकार प्राप्त होंगे कि लोक सेवकों के बैंक खातों की जांच कर सकते हैं। ठीक है, आईपीसी 369 के अंतर्गत जो है इन मामलों की जांच जो है डीएसपी या उसके समकक्ष तक का अधिकारी करेगा। ठीक है, अब इसमें अगला देखते हैं कि लोक सेवक के गिरफ्तारी के संबंध में क्या उपबंध दिया गया है। ठीक, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी पर मुकदमा चलाने से पूर्व उसके अभियोजक की अनुमति लेना जरूरी है। ये सारी चीजें बताई गई है धारा 19 के अंतर्गत। ठीक है, अब अभियोजक कौन होते हैं? जैसे संघ में नियोजित व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार होता है, राज्य में राज्य सरकार होता है, और अन्य व्यक्तियों के लिए जो होता है सक्षम अधिकारी होता है। इन लोगों की पूर्व स्वीकृति लेकर लोक सेवकों के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 2013 में जो संशोधन आया था उस पर चर्चा करते हैं। इसमें संशोधन में क्या किया गया है कि अधिनियम को जो है और कठोर बनाया गया है। इसके अंतर्गत ये किया गया है कि दंड का जो प्रावधान है उसका समय जो है बढ़ाया गया है, जैसे कि मिनिमम 6 माह से 3 माह या मैक्सिमम 5 से 7 साल रिश्वत के मामले में। ठीक है, जिला न्यायालय से निचली न्यायालय को भी संपत्ति जो है कुर्क करने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले जो छोटे मामले हैं वो निचली न्यायालयों में जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें निजी व्यक्ति संस्थाओं को भी प्रावधान में लाया गया है। अच्छा, इसके अंतर्गत ये किया गया है कि व्यक्तिगत जो संस्थाएं हैं उसको भी इस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है, और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सुनवाई में जो देरी होती है उसके समय को कम करने को कहा गया है। आय से अधिक संबंधित को राज्य द्वारा संपत्ति को अधिग्रहित करने का प्रावधान लाया गया है, और धारा 7(2) के तहत जो है सरकारी संपत्ति के दायित्व को पुनः परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके सकारात्मक प्रभाव। किसी भी जो अधिनियम है उसका सकारात्मक प्रभाव आप लोग अब लिख सकते हैं अपने मन से, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि लगभग मोर और लेस सब में सेम होता है। जनता सशक्त होती है, उसमें पारदर्शिता आती है, गुड गवर्नेंस आता है, ई गवर्नेंस आता है। ठीक है, उसमें जवाबदेहिता आती है, इसमें भी सेम है। ठीक, क्या है कि भ्रष्टाचार से जुड़े कानूनों का इसमें एकीकरण हुआ है, भ्रष्टाचार से जुड़े कानून क्या मजबूत हुए हैं, लोक सेवक जो है अकाउंटेबल हो गए हैं जनता के प्रति, इसमें जुर्माना और दंड में वृद्धि हुई है। ठीक है, न्यायिक व्यवस्था जो है स्पष्ट हुई है। सूचना का अधिकार जो है, जैसे कुछ अधिकार हैं, सूचना का अधिकार हो गया, विसिल ब्लोअर एक्ट हो गया, ये सब इस सब भ्रष्टाचार में काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो कानूनी बाधाएं हैं, क्योंकि कानूनों का विरोधाभास है। इसमें ऐसा हो जाता है कि एंटीवायरस को खुद और एंटीवायरस की जरूरत पड़ जाती है, ऐसा टाइप का हो जाता है कानूनी बाधाएं। ठीक है, तो इसमें न्याय प्रणाली से जो है अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता। ठीक, जनता में जागरूकता की ही कमी होती है, और क्लिप्टोक्रेसी, याराना पूंजीवाद ये जो होते हैं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार से जो जुड़ी संस्थाएं हैं, जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, सीवीसी हो गया, इन पे राजनीतिक पार्टियां जो है अपना दबाव डालती है अपने हित के अनुसार। लोक सेवकों का देखते हैं हम लोग, राजनीतिक झुकाव होता है उनका, तो उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो ये सारी जो है इस अधिनियम को लागू करने में मार्ग में बाधाएं जो है बनी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि विसिल ब्लोअर एक्ट 2011। इसका जो अवधारणा है ब्रिटेन में 1900 के दशक में आया, जहां जो है सिविल सेवकों से ये अपेक्षा की गई कि कार्यस्थल में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उनको वे लोग स्वयं उजागर करें। ठीक है, भारत में जो है सामान्यतः देखा जाता है कि लोक सेवक या फिर प्रशासन से जो जुड़ा व्यक्ति ही है उसको संगठन में जो भ्रष्टाचार होता रहता है उसको पूर्ण रूप से ज्ञान रहता है कि कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं उस पे हम लोग जनरली देखते हैं कि समस्या 2 स्तर पे होती है। एक तो उसको संबंधों का भय होता है, या फिर अपना पद का भय होता है, उत्पीड़न का भय होता है। इसलिए जो है उनको आश्वासन दिया गया कि उनकी पहचान जो है सुरक्षित रखी जाएगी, उनकी जो है गोपनीयता रखी जाएगी, इसके लिए उनको आर्थिक इनाम भी दिया जाएगा। इन सभी को जो है सुदृढ़ करने के लिए लाया गया क्या, विसिल ब्लोअर एक्ट। विसिल ब्लोअर होते कौन है अब देखते हैं। विसिल ब्लोअर वे होते हैं जो कि
किसी भी प्रकार के सरकारी घोटाले का या फिर जहाँ पे धोखाधड़ी हो रही हो या फिर जहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा हो उसको उजागर करता है। ये लोग होते हैं विसिल ब्लोअर कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि इस अधिनियम में विसिल ब्लोअर को परिभाषित ही नहीं किया गया है। उनको यहाँ पे शिकायतकर्ता कहा गया है और उसके अंतर्गत उन लोग को कुछ कुछ जो है सुरक्षा दी गई है। इसके अंतर्गत उन लोग को शारीरिक और प्रशासनिक सुरक्षा दी गई है, पहचान को गुप्त रखने को कहा गया है, ठीक है। मामलों के जांच के लिए सीवीसी की एक स्वतंत्र इकाई बनाई गई है और गवाहों को उनके लिए गवाहों या फिर जो भी व्यक्ति है जो कि केस में हेल्पफुल हो सकते हैं उनकी व्यवस्था की गई है। लेकिन इसमें जो झूठे विसिल ब्लोअर है उन पे भी सजा का प्रावधान है। ये अधिनियम जो है 6 अध्याय 31 धाराओं में वर्णित है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बाधा ये हो जाता है, विवाद ये हो जाता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वे खुद भ्रष्टाचार से जुड़ी रहती है, तो वे इस अधिनियम को क्यों लागू करेंगे सुदृढ़ता से, ये बात आ जाती है, ठीक है। तो इसमें विसिल ब्लोअर के लिए कुछ जो है समस्याएं आ जाती है, जैसे कि इसके अंतर्गत विसिल ब्लोअर की सजा इतनी कठिन है कि उनका मनोबल ही इसमें टूट गया है, ठीक है। उनका कितना भी वो लोग कोशिश करें उनका पहचान छुप नहीं पाता या फिर उनकी हत्या का भी प्रयास किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के कारण विसिल ब्लोअर एक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा विवाद में रहता है। अब तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर फेसबुक और टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।